अरे मामा, मुंबई अंडरवर्ल्ड के ढेर सारे किस्से कहानियां हैं जिस पर अनगिनत किताबें लिखी गई, सैकड़ों फिल्में बनी। कत्ल, कब्जा, गन, गोली, गैंग वॉर जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि तैयार की। और इस पृष्ठभूमि में बहुत सारे किरदार हुए जो अपने डेयरिंग और वासीपन के लिए बाकी डॉन माफिया से काफ़ी अलग उभर कर आते हैं। मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक ऐसा ही किरदार हुआ, सदा मामा उर्फ सदा पावले। ये इतना डेयरिंगबाज आदमी था कि अंधेरी रात में कट्टा लिए निकल जाता, फिर दुश्मन का कटा हुआ सिर लेकर लौटता। वह इतना क्रूर और खूंखार था कि जिसने दाऊद से लेकर बाल ठाकरे तक को हिलाकर रख दिया था। तो फिर चलिए मुंबई अंडरवर्ल्ड सीरीज में आज बात करते हैं डेडली डेंजरस गैंगस्टर मॉन्स्टर सदा पावले उर्फ सदा मामा की, यानी मुंबई के मामा की। रे मामा, आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। केम छो मजामा? अरे मामा, ये बात है 80 के दशक की। उस दौर में मुंबई में करीब 65 कपड़ा मिलें चल रही थी। मुंबई का यह टेक्सटाइल उद्योग देश दुनिया तक फैला हुआ था, जिसमें करीब 2.5 लाख मजदूर काम करते। लेकिन 18 जनवरी 1982 को ट्रेड यूनियन नेता दत्ता सामंत के नेतृत्व में मुंबई के मिल मजदूर हड़ताल पर उतर गए। एक ही दिन में मुंबई की सारी मिलें बंद, पूरा धंधा ठप, हर दिन लाखों करोड़ों का नुकसान। कई महीनों तक चली इस हड़ताल से बहुत सारे घर कंगाल हो गए, खाने के लिए निवाला तक नहीं बचा, जिस कारण मुंबई के बहुत सारे छोकरे अपराध के रास्ते चल पड़े। इस हड़ताल का शिकार हुआ ऐसा ही एक छोकरा था, 5.5 फीट की हाइट, एकदम गर्म मिजाज, नाम था सदाशिव पावले। हड़ताल हुई, कोई काम धंधा भी नहीं था, तो उस वक्त के मुंबई के भाई खल्ला में अपना गैंग चला रहे डॉन रमा नाइक के लिए काम करने लगा। सदाशिव पावले के डेयरिंग के चलते जल्द ही उसने गैंग में अपनी अलग इमेज बना ली। उस वक्त रमा नाइक के साथ 2 और डॉन जुड़े हुए थे, बाबू रेशम और अरुण गवली। इन तीनों के गठबंधन से इस गैंग को एक नया नाम मिला, BRA गैंग। और सदाशिव पावले इन तीनों का खासम खास, जो उनके एक इशारे मुंबई के किसी भी इलाके में घुसकर किसी की भी मुंडी काट देता। पुलिस फाइलों के मुताबिक सदाशिव पावले स्कूली पढ़ाई के दौरान कबड्डी का धाकड़ खिलाड़ी था। कबड्डी क्लब टूर्नामेंट में वह हाथी बनकर उतरता, दंगल मचा देता। और इस टूर्नामेंट के दौरान जब कभी लड़ाई झगड़ा होता तो लोग समझ जाते कि यह सदाशिव पावले का ही काम होगा, क्योंकि वह बचपन से ही हाइपर दिमाग वाला लड़ाकू छोकरा था। खैर, रमा नाइक और बाबू रेशम के मारे जाने के बाद BRA गैंग की कमान अरुण गवली ने संभाल ली। अरुण गवली ने अपने घर दगड़ी चोल को चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों से एक किले में तब्दील कर दिया और BRA गैंग में काम करने वाले सभी गुंडे मवालियों को दगड़ी चोल ले आया। अब ये सारे लफड़ेबाज अरुण गवली के लिए काम करने लगे और अरुण गवली गैंग का कमांडर इन चीफ बना सदाशिव पावले, जिसे अब मुंबई अंडरवर्ल्ड में सदा मामा के नाम से लोग पुकारते। गवली गैंग में आते ही सदा मामा के नाम का डंका पूरे मुंबई शहर में गूंजने लगा। इसकी पहचान बनी इसका वायसीपना। कहा जाता है कि वह इतना क्रूर था कि किसी को भी मारने से पहले कभी सोचता नहीं। इसी का कारण था कि वह गवली गैंग की रीढ़ बन गया। सदा पावले की करतूतों पर अरुण गवली आंख बंद कर भरोसा करता था। उसका मुख्य काम वसूली का था। वह अरुण गवली के इशारे भाई खल्ला और आसपास के बिल्डर, डॉक्टर, बिजनेसमैन को फोन करता, बोलता 1 खोखा 2 खोखा भेज देने का, और मांगी रकम जब कोई नहीं देता फिर उसे डायरेक्ट यमराज के पास पहुंचा देता। सिर्फ वसूली नहीं, विरोधी गिरोह से जब कभी गैंग वॉर होती, खून खराबा होता, तो सदा पावले सबसे आगे खड़े होकर मौत का भयानक खूनी खेल खेलता। रक्तपात से मुंबई को लाल कर देता, लाशों के ढेर लगा देता। यही वजह है कि सदा मामा के डेयरिंग से दाऊद इब्राहिम और उसका गैंग भी बच कर रहता। अरे बाबा, अब सुनो सदा मामा उर्फ सदा पावले के खूनी कारनामों की वो कहानी जिसे सुनकर तुम लोग का खोपड़ा हिल जाएगा। महाराष्ट्र के थाने का एक पॉलिटिकल लीडर था। वह खुद को बड़ा 30 मार का समझता था। वह अरुण गवली के खिलाफ बहुत ज्यादा बयानबाजी कर रहा था। अब गवली के सबर का पारा टूट चुका था। कुछ रिश्तेदारी के कारण वह उसे मरवा नहीं सकता, लेकिन उसे यह एहसास दिलवाना चाहता था कि गवली के खिलाफ बोलने का अंजाम बुरा होता है। गवली ने सदा पावले से कहा, इसे चुप कराओ, याद रहे मारना नहीं है, बाकी जो चाहे करो। एक रोज सदा पावले उस पॉलिटिकल लीडर के ऑफिस में घुसता है, फिर उसके सामने बैठता है।
फिर पीछे रखी रिवॉल्वर निकालकर टेबल पर रख देता है। रिवॉल्वर देखकर पॉलिटिकल लीडर की पतलून गीली हो गई। कोई 20 मिनट सदा पावले ऑफिस में बैठा रहा बिना कुछ बोले, बस उसे घूरता रहा। वो पॉलिटिशियन सदा पावले के वायलेंस फेस को देखकर पूरी तरह साइलेंट हो चुका था। फिर ऑफिस से निकलते वक्त कहता है, गौली के खिलाफ आज के बाद कुछ बोला तो मुंह में इतना लोहा भर दिया जाएगा कि बॉडी के हर पुर्जे से गोलियां ही निकलेगी। और वाकई में उस दिन के बाद वह पॉलिटिशियन बिल्कुल चुप हो गया। तो मामा ये स्टाइल था सदा पावले का, फिल्मी सीन भी इसके आगे फीका पड़ जावे। और एक किस्सा है, वैसे तो मुंबई के इस मामा के बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन हम कुछ हाई प्रोफाइल किस्से ही बताएंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप बिना बोर हुए वीडियो को एंजॉय कर सके। ये उन दिनों की बात है जब अरुण गौली शिवसेना के खिलाफ हो गया था। एक मर्डर केस में वह जेल में बंद था और उस वक्त दगड़ी चोल में कोई 1000 के करीब शूटर शार्प शूटर आम लोग काम करते। इन सभी हार्डकोर क्रिमिनल को अरुण गौली तनख्वाह देता, इसलिए खूब सारा पैसा चाहिए और ये पैसा आता एक्सटॉर्शन से। उस दौर में मुंबई में रघुवंशी मिल थी, शायद आज भी होगी। इस मिल के ऑनर थे वल्लभ भाई ठक्कर। मुंबई के रईस लोगों में इनकी गिनती होती, बड़ा कारोबार था इनका। वल्लभ भाई ठक्कर से अरुण गौली ने एक्सटॉर्शन के नाम पर कोई 50-60 लाख रुपये मांगे थे। वल्लभ भाई तय समय पर देने वाले थे। उस दिन वल्लभ भाई के पास कोई 25 लाख रुपये थे, बाकी की रकम उन्होंने अहमदाबाद से मंगवाई हुई थी। इधर गौली के ऑर्डर पर सदा पावले रघुवंशी मिल जाता है, वल्लभ भाई के ऑफिस में दाखिल होता है। वल्लभ भाई से पैसों की डिमांड करता है। वल्लभ भाई कहते हैं, अभी आप ये 25 लाख रुपये ले जाओ, बाकी के पैसे मैं अहमदाबाद से मंगवाए हैं लेकिन अभी तक नहीं आए। शाम होते होते आ जाएंगे तो पैसे पूरे कर दूंगा। इस बात पर सदा पावले आग बबूला हो गया। वह बोला, तुम इतना बड़ा आदमी और पैसे भी नहीं तेरे पास, उल्लू बना रहा है क्या? ऐसा कहते हुए उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और वल्लभ भाई ठक्कर को गोलियों से भून डाला। अब मुंबई में दिन दहाड़े एक उद्योगपति का कत्ल हुआ, वो भी उनके ऑफिस में, तो पूरे मुंबई में हल्ला मच गया। मुंबई पुलिस सदा पावले के पीछे लग गई। इधर उन दिनों अरुण गौली गैंग ने शिवसेना से बहुत बड़ा पंगा लिया हुआ था। उस समय महाराष्ट्र में जो सरकार थी वह शिवसेना की थी, तो जाहिर सी बात है पुलिस से लेकर सिस्टम तक शिवसेना की मुट्ठी में था। अरुण गौली ने शिवसेना के सामने अपनी पार्टी उतारी, अखिल भारतीय परिषद। यही नहीं, शिवसेना के बाल ठाकरे के खास आदमी जयंत जाधव को गोलियों से भून डाला। इन्हीं दिनों शिवसेना के एक बड़े लीडर को सदा पावले और विजय टांडेल ने मारा। अब शिवसेना का बड़ा पलटवार होना था। वो अपने आदमियों से नहीं बल्कि सिस्टम से गौली गैंग का सफाया करना चाहते थे। उस वक्त अरुण गौली तो जेल में था, तो उसे मार नहीं सकते। अरुण गौली गैंग को सदा पावले और विजय टांडेल ऑपरेट कर रहे थे। दोनों बाहर थे। शिवसेना अपने आदमियों की मौत का बदला चाहती थी। इधर सदा पावले अब गौली को भी चुनौती देने लगा था। अब बाजी गौली के हाथ से भी फिसल रही थी। 26 सितंबर 1997 एक न्यू सफ़ेद फिएट कार मुंबई से शिरडी साईं बाबा मंदिर की ओर जा रही थी। गाड़ी में था ड्राइवर बलदेव, सदा पावले का भाई, उसकी बीवी अनीता। पीछे थे सदा पावले, उसकी बहन हसुबाई और विजय टांडेल। 6 लोग शिरडी की ओर जा रहे थे। लेकिन तभी MG रोड राजावाड़ी जंक्शन के पास इस गाड़ी को रोक लिया जाता है। मुंबई के डेयर डेविल सुपर कॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर, उनके 6 पुलिस वालों ने सदा पावले और विजय टांडेल को गोलियों से छल्ले कर डाला और मुंबई का खूंखार गैंगस्टर एनकाउंटर में मारा गया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अचानक सदा पावले और विजय टांडेलकर की ये टिप्स मुंबई पुलिस को कहाँ से मिली, वह भी इतनी सटीक? सदा पावले को मरवाने में क्या शिवसेना और बाल ठाकरे का हाथ था या फिर अरुण गौली का? अरे मामा, ये जानना चाहते हो तो इस एनकाउंटर की पूरी कहानी हम कल लेकर आएंगे। उसमें बहुत सारा सस्पेंस, वायलेंस भर भर के देखने को मिलेगा। तो मामा, यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।